नमस्कार साथियों, अध्ययन विस्तार चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित सबका प्यार सबका साथ सबका विकास के साथ शुरू कर रहे हैं नामकरण एवं काल विभाजन। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार आदिकाल, मध्यकाल, क्रांतिकाल, आधुनिक काल। शासक और उसके शासनकाल के अनुसार एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा काल। लोकनायक और उसके प्रभाव के अनुसार चैतन्य काल, बांग्ला में गांधी युग, गुजराती आदि। साहित्य नेता एवं उसकी प्रभाव परिधि के आधार पर रविंद्र युग, भारतेंदु युग आदि। राष्ट्रीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, युद्धोत्तर काल, प्रथम महायुद्ध के बाद का कालखंड, स्वातंत्र्योत्तर काल आदि। इस प्रसंग में पहला प्रश्न तो यही है कि इस प्रकार के काल विभाजन की आवश्यकता क्या है। इसका उत्तर स्पष्ट है और वह यह है कि वस्तु के समग्र रूप का दर्शन करने के लिए भी उसके अंगों का ही निरीक्षण करना पड़ता है। हमारी दृष्टि शरीर के विभिन्न अवयवों का अवलोकन करती हुई संपूर्ण व्यक्तित्व का दर्शन करती है। अवयवों को पृथक मानकर उनका निरीक्षण करना खंड दर्शन है, किंतु उनको व्यक्तित्व के अंग मानकर देखना समग्र दर्शन है और यही सहज विधि है, क्योंकि निरवयव मानने पर भी इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें समय समय पर दिशा परिवर्तन और रूप परिवर्तन होता रहता है। दृष्टि की अपनी सीमाएं होती हैं, वह सभी कुछ एक साथ नहीं देख सकती, इसलिए अंगों पर सोती हुई अंगी का अवलोकन करती है। अतः यह बात बराबर ध्यान में रखते हुए कि साहित्य की अखंड परंपरा का निरूपण ही इतिहास का लक्ष्य है, समय पर उपस्थित दिशा परिवर्तनों और रूप परिवर्तनों के अनुसार विकास क्रम का अध्ययन करना न सिर्फ उचित है बल्कि जरूरी भी है। यहाँ दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि काल विभाजन का सही आधार क्या हो सकता है। वर्ग विभाजन प्राय समान प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर किया जा सकता है। समान प्रकृति के अनेक पदार्थ मिलकर एक वर्ग बनाते हैं और इस प्रकार सम प्रकृति के आधार पर अनेक वर्गों में विभक्त होकर अस्त व्यस्त समूह व्यवस्थित रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार गवाह के अंदर अनेक धाराएं होती हैं, जिस प्रकार प्रवाह के अंदर अनेक धाराएं होती हैं, उसी प्रकार साहित्य में भी अनेक प्रवृत्तियां होती हैं और इन प्रवृत्तियों का आदि अंत या उतार चढ़ाव ही इतिहास का काल विभाजन अर्थात विभिन्न युगों की सीमाओं का निर्धारण करता है। यह वर्ग विभाजन परिपूर्ण नहीं हो सकता, इसका प्राय स्थूल और अनुमानित होता है। फिर भी समूह का पर्यवेक्षण करने में इसमें बड़ी सहायता मिलती है। काल विभाजन का आधार भी समान प्रकृति और प्रवृत्ति ही होती है। जनजीवन की प्रवृत्तियों व रीति आदर्शों की समानता के आधार पर सामाजिक इतिहास का काल विभाजन होता है और राजनीतिक परिस्थितियों की समानता राजनीतिक इतिहास के काल विभाजन का आधार बनती है। इस प्रकार साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों का साम्य वैषम्य ही साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है। समान प्रकृति और प्रवृत्तियों की रचनाओं का कालक्रम से वर्गीकृत अध्ययन कर साहित्य का इतिहासकार संपूर्ण साहित्यिक सृष्टि का समवेत अध्ययन करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार नामकरण के पीछे भी कुछ न कुछ तर्क अवश्य रहता है अथवा रहना चाहिए। नाम की सार्थकता इसमें है कि वह पदार्थ के गुण अथवा धर्म का मुख्यतः द्योतन कर सके। इस तरह से किसी भी कालखंड का नाम ऐसा होना चाहिए कि जो उसके मूल साहित्य चेतना को प्रतिबिंबित कर सके। शासक के नाम पर भी कालखंड का नामकरण तभी मान्य हो सकता है या हुआ है जब उस शासक विशेष के व्यक्तित्व ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विधि से रीति से साहित्य की गतिविधि को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए एलिजाबेथ और विक्टोरिया दोनों के राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्तित्व शासन तंत्र ने अपने युग जीवन को प्रभावित करते हुए साहित्य की गतिविधि पर भी प्रभाव डाला है। यही तर्क लोकनायक के विषय में है। चैतन्य या गांधी का अपने युग के सांस्कृतिक सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव था, जो साहित्य में व्यापक रूप से मुखरित होता रहा है। उधर साहित्यिक नेता भी युग विशेष की साहित्यिक चेतना का प्रतिनिधि होने पर ही इस गौरव का अधिकारी होता है। शेक्सपियर, रविंद्रनाथ या भारतेंदु व्यक्ति न होकर एक संस्था थी।
युग निर्माता थे, जिनके कृतित्वों में अपने युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया था। राष्ट्रीय महत्व की घटना जैसे महायुद्ध, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा अथवा किसी व्यापक आंदोलन या प्रवृत्ति के अनुसार नाम की सार्थकता और भी अधिक स्पष्ट है। भक्ति, पुनर्जागरण अथवा राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव जितना समाज पर था उतना साहित्य पर भी। और अंत में साहित्यिक प्रवृत्ति के विषय में तो कहना ही क्या, उसके अनुसार नामकरण की सार्थकता स्वतः सिद्ध है। कहने का अभिप्राय यह है कि साहित्य के इतिहास में नामकरण का मूल आधार है काल विशेष की साहित्यिक चेतना का प्रतिफलन, जिसका माध्यम सामान्यतः उस युग की सर्वप्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति ही हो सकती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है और इस प्रसंग में एक सीमा से आगे एकरूपता का प्रयत्न भी अधिक संगत नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कालखंड में कोई एक प्रवृत्ति समग्र साहित्य चेतना का प्रतिनिधित्व कर सके। जहाँ ऐसा होता है वहाँ नामकरण का प्रश्न आसानी से हल हो जाता है, जैसे रीतिकाल में या रोमानी युग में या छायावाद में, लेकिन ऐसा सदा नहीं होता। कभी कभी कोई राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति इतनी बलवती होती है कि वह समाज और साहित्य को एक साथ और समान रूप से प्रभावित करती है, जैसे भक्ति, पुनर्जागरण या सुधार आंदोलन। ऐसी स्थिति में नामकरण का आधार सांस्कृतिक प्रवृत्ति ही होगी, क्योंकि साहित्य चेतना की प्रेरक वही है। इसके अतिरिक्त कभी कभी किसी लोकनायक या साहित्य नेता का व्यक्तित्व तो इतना प्रभावशाली होता है कि वह संपूर्ण युग की चेतना को व्याप्त कर लेता है। चैतन्य महाप्रभु, गांधी और रविंद्रनाथ का व्यक्तित्व तो ऐसा ही था। अतः यहाँ भी साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण उचित नहीं होगा। किसी युग में ऐसा भी होता है कि किसी एक प्रवृत्ति को प्रमुख या प्रतिनिधि प्रवृत्ति मानना संभव नहीं होता है। वहाँ सायास किसी प्रवृत्ति को आधार मानकर नामकरण करना अनुचित होता है। वीरगाथा काल नाम इसका प्रमाण है। अतः ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसे निर्विशेष नाम ही अधिक उपयोगी होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि काल विभाजन और नामकरण में एकरूपता अनिवार्य नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि काल विभाजन विवेक सम्मत हो, जो साहित्य की परंपरा को सही रूप में समझने में सहायक हो। साथ ही नाम भी ऐसा होना चाहिए जो युग की साहित्यिक चेतना का सही ढंग से प्रतिफलन करता हो। यदि साहित्यिक नामकरण से भ्रांति उत्पन्न होती हो तो अन्य उचित आधार ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नाम के लिए रूप का बलिदान नहीं करना चाहिए। रैन वैलक ने अपने निबंध में इस मिश्रित पद्धति की आलोचना की है। फिर भी प्रचलित नामों का यह मिश्रित आधार कुछ न कुछ परेशानी अवश्य पैदा करता है। सुधारवाद चर्च के इतिहास से आया है। मानवतावाद मुख्यतः प्राचीन मानवीय की विधाओं के इतिहास से, पुनर्जागरण कला के इतिहास से, प्रजाधिपत्य और पुनर्स्थापन का संबंध विशेष राजनीतिक घटनाओं के साथ है। 18वीं शती पुराना संख्यावाचक पद है, जिसमें ऑम्स्टन, नव्यशास्त्रवाद, पूर्व स्वच्छंदतावाद आदि साहित्यिक शब्दों का अर्थ बोध होने लगा है। पूर्व स्वच्छंदतावाद और स्वच्छंदतावाद मुख्यतः साहित्यिक शब्द हैं, जबकि विक्टोरिया युग, एडवर्ड युग और जॉर्ज युग नाम व पद राजाओं के शासनकाल से ग्रहण किए गए हैं। इसका अनिवार्य निष्कर्ष यह है कि नामावली राजनीति, साहित्य और कला के शब्दों का गोरख धंधा मात्र है, जिसका उचित सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमारे विचार से यह मंतव्य एक सीमा से आगे मान्य नहीं हो सकता। कम से कम व्यवहार में तभी तक केवल साहित्य चेतना के आधार पर काल विभाजन तथा नामकरण के आधार की एकरूपता का निर्वाह संभव नहीं हुआ है, और उसको साया सिद्ध कर देने से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अंग्रेजी साहित्य के सभी कालखंडों के नाम ठीक हैं। एडवर्ड, जॉर्ज आदि राजाओं अथवा प्रजाधिपत्य, पुनर्स्थापना आदि राजनीतिक घटनाओं के नाम पर साहित्यिक इतिहास का नामकरण तो एकदम असंगत है, क्योंकि ये नाम व पद किसी प्रकार की साहित्य चेतना की व्यंजना नहीं करते। किंतु विक्टोरियन शब्द व्यक्तिवाचक न रहकर एक विशेष जीवन दृष्टि और साहित्य चेतना का वाचक बन गया है, और जब वह इतना अधिक अर्थगर्भित हो गया है कि उसके स्थान पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करने से अनावश्यक भ्रांति ही हो सकती है। इस प्रकार सांस्कृतिक नाम व पदों की भी अपनी सार्थकता है। वैलक द्वारा साहित्य चेतना पर बल दिया जाना ठीक है। नामकरण के लिए प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार ग्रहण करना अधिक संगत है, किंतु प्रत्येक
स्थिति प्रत्येक स्थिति में किसी युग की साहित्य चेतना का द्योतन केवल साहित्यिक प्रवृत्ति के द्वारा ही संभव है। यह मानना कम से कम व्यवहार में कठिन हो सकता है और न है। इसलिए इस आधार को लचीला रखना होगा और यह मानकर चलना होगा कि नाम पदार्थ के संपूर्ण व्यक्तित्व का वाचक नहीं हो सकता। सामान्यतः नाम संकेत मात्र होता है, विशेष परिस्थिति में प्रतीक हो सकता है, किंतु पूर्ण बिंब तो वह नहीं हो सकता है। इतिहास में नाम का प्रयोग प्रतीक के रूप में करना ही अधिक संगत है और जहां यह संभावना न हो वहां संकेत मात्र से काम चल सकता है। नाम में अशुद्ध या अस्पष्ट प्रतीकार्थ भरने या उसे बिंब का रूप प्रदान करने की चेष्टा व्यर्थ है। उक्त विवेचना का सारांश यह है, काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों की समानता के आधार पर होना चाहिए। युगों का नामकरण यथासंभव मूल साहित्य चेतना को आधार मानकर साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार करना चाहिए, किंतु जहां ऐसा नहीं हो सकता वहां राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति को आधार बनाया जा सकता है या फिर कभी कभी विकल्प न होने पर भी निर्विशेष कालवाचक नाम को भी अस्वीकार किया जा सकता है। नामकरण में एक रूपता काम्य है, किंतु उसे साया सिद्ध करने के लिए भ्रांतिपूर्ण नामकरण उचित नहीं है। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और अवसान के अनुसार होना चाहिए। जहाँ साहित्य के मूल स्वर अथवा उसकी मूल चेतना में परिवर्तन लक्षित हो, नए स्वर एवं चेतना का उदय हो, वहाँ युग की पूर्व सीमा जहाँ वह समाप्त होने लगे वहाँ उत्तर सीमा माननी चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के लिए प्राय 4 पद्धतियों का अवलंब लिया गया है। पहली पद्धति के अनुसार संपूर्ण इतिहास का काल विभाजन 4 युगों अथवा कालखंडों में किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आचार्य शुक्ल द्वारा उनके अनुसरण पर नागरिक प्रचारणी सभा के इतिहासों में इसी को ग्रहण किया गया है। दूसरे क्रम के अनुसार केवल 3 युगों की कल्पना ही विवेक सम्मत है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में इसे ही स्वीकार किया गया है और गणपति चंद्रगुप्त ने भी अपने वैज्ञानिक इतिहास में इसी का अनुमोदन किया है। इसके पीछे तर्क यह है कि मध्यकालीन साहित्य की चेतना प्राय एक है। 19वीं सदी के मध्य में या उसके आगे पीछे उसमें कोई ऐसा मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके आधार पर युग परिवर्तन की मान्यता सिद्ध की जा सके। संत काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, वीर काव्य, नीति काव्य, रीति काव्य आदि की धाराएं पूरे मध्यकाल में 5 शताब्दियों तक अखंड रूप से प्रवाहित होती रही हैं। उसमें उतार चढ़ाव अवश्य आए, किंतु मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। हिंदी साहित्य के रसज्ञ प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी का आरंभ से यही मत रहा है। तीसरी पद्धति का साहित्य का विभाजन विधाक्रम से करती है। इसका आधार यह है कि समस्त साहित्य राशि का एकत्र अध्ययन करने की अपेक्षा कविता अथवा गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकरण अध्ययन साहित्य शास्त्र के अधिक अनुकूल है। इस प्रकार के अनेक इतिहास या खंड इतिहास हिंदी में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त एक और ऋजु पद्धति है जो शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही अधिक यथार्थ मानती है। इसके प्रवक्ताओं का तर्क है कि किसी विचारधारा अथवा साहित्यिक दृष्टिकोण का आरोपण करने से परिदृश्य विकृत हो जाता है और यथार्थ दर्शन में बाधा पड़ती है। अतः स्वाभाविक कालक्रम के अनुसार इस सामग्री का विभाजन करना समीचीन है। इस पद्धति का अवलंबन आरंभ में विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कुछ एक इतिहासों में ही आंशिक रूप से किया गया है। इन सभी पद्धतियों के अपने गुण दोष हैं, परंतु यहाँ भी समन्वयात्मक दृष्टिकोण ही श्रेयस्कर है। जैसा कि हमने पूर्व विवेचन में स्पष्ट किया है, साहित्य के इतिहास में युग चेतना और साहित्य चेतना का अनिवार्य योग रहता है। अतः साहित्य के विभाजन में भी ऐसे ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्य विधा दोनों का आधार ग्रहण करना होगा। अतः साहित्य के विभाजन में भी ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्य विधा दोनों का आधार ग्रहण करना होगा। साहित्य के कथ्य अर्थात संवेद्य तत्व के विकास का निरूपण करने के लिए संपूर्ण युगों को आधार मानकर चलना होगा और उसके स्वरूप का विकास क्रम समझने के लिए अलग अलग विधाओं को इस समन्वित पद्धति को स्वीकार न कर लेने पर हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या बहुत हल हो जाती है। 7वीं सदी से 11वीं सदी के बीच रचित ऐसी कृतियां मिलती हैं जिनकी भाषा प्रमुख रूप से हिंदी अर्थात हिंदी की कोई उपभाषा है और 11वीं सदी तक हिंदी अपभ्रंश के प्रभाव से प्राय मुक्त हो चुकी थी। उस समय से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक हिंदी भूभाग के सांस्कृतिक इतिहास का प्रभाव 2 परस्पर विरोधी सामंती और धार्मिक काव्यधाराओं को लेकर
एक नई भाषा की अनगढ़ भूमि पर बहता रहा है। इसके बाद भक्ति का व्यापक आंदोलन संपूर्ण देश में प्रारंभ हो गया और हिंदी भाषी प्रदेश में नई भाषा हिंदी के विविध रूपों के माध्यम से उसकी प्रचुर अभिव्यक्ति होने लगी। यह निश्चय ही एक नए ढंग का, एक नए युग का उदय था, जिसे सांस्कृतिक चेतना और उसके फलस्वरूप साहित्य चेतना में एक नया मोड़ आया। अतः यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से यानी 14वीं सदी के मध्य से साहित्य के इतिहास का दूसरा युग आरंभ होता है। इस युग के विषय में दो मत हैं। एक के अनुसार संपूर्ण मध्यकाल 19वीं सदी के मध्य तक चलता है और दूसरे के अनुसार इसके दो खंड हैं। एक 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक और दूसरा 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। इसमें दूसरा मत ही अधिक मान्य है। यह ठीक ही है कि संत काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, नीति काव्य तथा वीर काव्य की धाराएं पूरे मध्य युग में प्रभावित होती रही हैं और रीति काव्य की रचना पूर्वार्ध में भी होती रही है। परंतु मुगल वैभव का आरंभ होते होते अर्थात 17वीं शती के मध्य तक आते आते मुख्य प्रवृत्ति बदल चुकी थी। भक्ति भावना का प्राधान्य समाप्त हो चुका था। अलंकरण तथा श्रृंगार विलास की प्रवृत्ति प्रमुख बन गई थी। यहाँ तक कि भक्ति काव्य में भी अभिव्यक्ति भावना के क्षण पड़ जाने से विलास तथा अलंकार रीति का समावेश हो गया था और इससे काव्य की चेतना तथा काव्य के रूप दोनों में स्पष्ट अंतर आ गया था। अतः शुक्ल जी द्वारा उनके पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने मध्य युग को दो कालखंडों में विभाजित किया और यही ठीक है। इसके बाद 19वीं सदी के मध्य में भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटी और वह थी सन 1857 की क्रांति। राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक चेतना जागरण का यह आंदोलन वास्तव में मध्ययुग की समाप्ति और आधुनिक युग के आरंभ का पहला उद्घोष था। भारतीय चेतना में व्याप्त मध्ययुगीन संस्कार सहसा विशुद्ध हो उठे। भाग्यवाद पर आश्रित अकर्मण्यता की भावना जो हर प्रकार के परिवर्तन के प्रति आशंकित थी, नवीन परिस्थितियों के आघात से आंदोलित हो उठी और जनमत में अपने राजनीतिक सामाजिक सबतों को प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई। खंडों में विभक्त भारत एक संगठित राज्य बनकर विदेशी साम्राज्य का प्रमुख अंग बन गया। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान तथा सभ्यता संस्कृति से भारतीय मानस का संपर्क और संघर्ष हुआ, जिसके फलस्वरूप आधुनिक युग का जन्म हुआ। अतः आधुनिक युग की पूर्व सीमा सन 1857 या 19वीं सदी का मध्य ठीक ही है। यह युग आज 1.5 शताब्दी पार कर चुका है। पूर्ववर्ती युगों की अपेक्षा इसमें परिवर्तन बड़ी तेजी से हुए हैं और आधुनिकता का रूप भी बदलता गया है। अतः इसके पूरे कलेवर को एक ही वृत्त में समेट लेना उचित नहीं होगा। आधुनिक युग का आरंभ होने पर देश के राजनीतिक सामाजिक जीवन और उसके प्रभाव स्वरूप साहित्य में पुनर्जागरण की जो चेतना उत्पन्न हुई है, वह प्राय शताब्दी के अंत यानी 1900 ईस्वी तक चलती रही। उसमें स्थिति में फिर परिवर्तन हुआ। राष्ट्रीय स्वरूप स्पष्ट हुआ। देश को स्वराज्य ही चाहिए, यह भावना स्थिर हुई। सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का समय था, जब देश में अपने घर को ठीक करने वाले की भावना सर्वप्रमुख थी और उसका प्रतिफलन साहित्य में भी हो रहा था। उक्त स्थिति 20वीं सदी के दूसरे शतक के अंत यानी सन 1918 से 1919 तक चली। तब राजनीतिक सामाजिक जीवन में गांधी तथा साहित्य में गांधी व रविंद्र दोनों के प्रभाव से एक मोड़ फिर आया और अंतर्मुख आदर्शवाद की एक नवीन चेतना का उदय हुआ। यह चेतना भी चौथे दशक के अंत में 1938-39 के आसपास के गांधी के प्रभाव के साथ क्षीण हो गई और इसके स्थान पर एक अत्यंत भिन्न यथार्थवादी सामाजिक चेतना का आविर्भाव हुआ, जिसमें देश में बढ़ते हुए समाजवादी प्रभाव का गहरा रंग था। तब से अब तक 6 दशक और बीत चुके हैं और इस अवधि में भी नया लेखक कई बार सन 53, 60, 80 आदि में युग परिवर्तन की घोषणा कर चुका है, परंतु अत्यधिक सामीप्य के कारण इस विषय में कुछ निर्णय कर देना कठिन होगा। इस संदर्भ में अंतिम प्रश्न यह है कि युगों के नामकरण का आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर उसका नामकरण क्रमशः इस प्रकार किया है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उन्होंने जॉर्ज गिरिसन और मिश्र बंधुओं से कुछ संकेत अवश्य ग्रहण किए हैं, परंतु काल विभाजन और नामकरण की अंतिम तक पुष्ट व्याख्या उनकी अपनी है। इनमें से भक्ति काल और आधुनिक काल को तो यथावत स्वीकार कर लिया गया है, परंतु वीरगाथा काल और रीतिकाल के विषय में विवाद रहा है।
वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध अनेक आपत्तियां की गई है, जिनमें प्रमुख यह है कि जिन वीरगाथाओं के आधार पर शुक्ल जी ने नामकरण किया है उनमें से कुछ तो अप्राप्य हैं और कुछ प्रवर्ती काल की रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त जो साहित्य इस काल अवधि में लिखा गया है उसमें सामंती और धार्मिक तत्वों का प्राधान्य होने पर भी कथ्य और माध्यम के रूप में भी ऐसी विविधता और व्यवस्था है, किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर उसका सही नामकरण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसा निर्विशेष नाम जो भाषा और साहित्य की आरंभिक अवस्था का मात्र द्योतन करता है, विद्वानों को अधिक मान्य है और मैं समझता हूं कि इसका कोई विकल्प नहीं है। रीतिकाल के विषय में मतभेद की परिधि सीमित है, जहां विवाद का विषय इतना ही है कि उस युग के साहित्य में रीति तत्व प्रमुख है या श्रृंगार तत्व प्राचुर्य या दोनों का ही है। पर इन दोनों में भी अधिक महत्व किसका है? हमारा विचार है कि जिस युग में रीति तत्व का समावेश केवल श्रृंगार में ही नहीं भक्ति काव्य और वीर काव्य में भी हो गया था, अथवा ये कहें कि जीवन का स्वरूप ही बहुत कुछ रीतिबद्ध हो गया था, उनका नाम रीतिकाल ही अधिक समीचीन है। इसके विकल्प श्रृंगार काल में अतिव्याप्ति है, क्योंकि श्रृंगार का प्राधान्य तो प्राय सभी युगों में रहा। वह काव्य का एक प्रकार से सार्वभौम तत्व है, अतः उसके आधार पर नामकरण अधिक संगत नहीं होगा। इस युग का श्रृंगार रीतिबद्ध था, अतः रीति ही यहाँ प्रमुख है। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने 3 चरणों में विभक्त किया है और उन्हें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय उत्थान काल कहा है। प्रथम और द्वितीय उत्थान के विषय में उन्होंने संकेत भी कर दिया है कि इन्होंने क्रमशः भारतेंदु और द्विवेदी काल भी कहा जा सकता है। तीसरे उत्थान को कदाचित उसके प्रभाव में रूप के कारण उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। पहला कालखंड जीवन और साहित्य में पुनर्जागरण का युग था, जब अतीत की गौरव भावना के परिप्रेक्ष्य में नवजागरण की चेतना विकसित हो रही थी, अतः इसे पुनर्जागरण काल नाम दिया जा सकता है। और चूंकि भारतेंदु के व्यक्तित्व कृतित्व में उन्होंने अपने जीवन काल में इस युग का नेतृत्व किया और उसका प्रभाव मरणोपरांत भी बना रहा, यह चेतना सम्यक प्रतिफलित हो रही थी, इसलिए इसका नामकरण उनके नाम पर भी करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। प्राय इसी पद्धति और युक्ति से द्वितीय उत्थान का नामकरण भी किया जा सकता है। उसे हम औचित्य पूर्वक जागरण सुधार काल या विकल्पतः द्विवेदी युग कह सकते हैं। तीसरे चरण की सर्वप्रमुख साहित्य प्रवृत्ति है छायावाद, अतः उसका उचित नाम छायावाद काल ही हो सकता है। उसका प्रवृत्ति काल हमारे अत्यंत निकट है और उसकी मूल चेतना इतनी जल्दी जल्दी बदल रही है कि किसी एक स्थिर आधार को लेकर इसका नामकरण नहीं किया जा सकता। आरंभ में प्रगतिवाद का दौर था जो कुछ ही वर्षों में समाप्त हो गया। इसके कुछ समय बाद प्रयोगवाद का आविर्भाव हुआ, जो थोड़े समय के तक इसके समानांतर चलकर 1953 के आसपास नवलेखन में परिणत हो गया। अत्याधुनिक लेखन का दावा है कि नवलेखन का युग भी सन 1960 के बाद खत्म हो गया और इसके बाद की साहित्य चेतना यथार्थ बोध की प्रखरता के कारण अपने पूर्ववर्ती साहित्य चेतना से भिन्न है। अतः इस स्थिर और त्वरित गति से बढ़ते हुए साहित्य प्रवाह को किसी एक नाम से बांधा जाए या नहीं, यह प्रश्न है। कुछ आलोचक पूर्वार्ध को प्रगति प्रयोगवाद काल और उत्तरार्ध को नवलेखन काल कहना चाहते हैं और कुछ इस पूरे कालखंड को छायावादोत्तर काल के नाम से अभिहित करते हैं। इनमें से पहले दोनों नाम कुछ अधिक निश्चित और भावात्मक और तीसरा नाम उतना ही अनिश्चित और अभावात्मक लगता है। पहले दोनों नामों में प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित किया गया है, जबकि दूसरा छायावाद के अवशिष्ट प्रभाव विस्तार तथा विरोधी प्रतिक्रिया को अधिक महत्व देता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति इस युग की घटना है, पर यह साहित्यिक चेतना को कोई नया मोड़ नहीं दे सकी, इसलिए नामकरण में उसकी कोई विशेष संगति नहीं है। अतः निर्णय उक्त दोनों विकल्पों के बीच ही करना है। सन 1938-39 से आरंभ होने वाले वर्तमान युग का उपविभाजन किया जाए या नहीं, यदि इस तर्क के आधार पर कि इतिहास को बहुत छोटे छोटे कालखंडों में विभक्त करने से समग्र दर्शन में बाधा आती है, अथवा यह मानकर कि समसामयिक साहित्य का स्वरूप स्थिर होने में कुछ देर लगती है, वर्तमान युग को एक नाम ही देना है, तो छायावादोत्तर का नाम अभावात्मक होते हुए भी असंगत नहीं है। इस लक्ष्य को आधार मानकर हिंदी साहित्य का काल विभाजन तथा नामकरण सामान्यतः इस प्रकार किया जा सकता है। आदिकाल 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। आधुनिक काल को ही 4 भागों में बांटा है: पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल,
1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल, प्रगति प्रयोग काल। छायावादोत्तर काल को दो भागों में बांटा है, प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी और 1953 ईस्वी से अब तक। धन्यवाद। शेष आगे की क्लास में